सर जय हिंद। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, थैंक यू। जय हिंद सर, समय देने के लिए थैंक यू जय सर। हिंद राजेश। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। लंबे वक्त के बाद मेरी और आपकी गुफ्तगू हो रही है, इसके लिए दिल से शुक्रिया। कि मेरे व्यूअर्स थे, वो लगातार मांग कर रहे थे कि संजय कुलकर्णी साहब कहाँ गायब हैं, आप साहब को क्यों नहीं बुला रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि साहब की तबीयत थोड़ी सी खराब है, साहब जल्दी ठीक होके हमारे मंच पे आएंगे। तो अग्निवीर भाई जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं आपकी और मेरी बातचीत को। हमने 2 से 3 एपिसोड अग्निवीरों पे किए हैं, वो काफी लोगों ने देखे सर। हाल ही में जैसलमेर में कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसको लेकर तमाम मीडिया में, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काफी ऐसी खबरें आई कि एक बड़ा फैसला हो सकता है, 75% अग्निवीर पक्के हो सकते हैं और कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद कमांडर कॉन्फ्रेंस में अफवाहें उड़ने पर सेना की तरफ से रिएक्शन आया कि नहीं, ऐसी कोई चर्चा जो है कमांडर कॉन्फ्रेंस में नहीं हो रही है, क्योंकि 2026 एक साल जो है फर्स्ट बैच के पास बचा है और आपका जो है आर्मी चीफ साहब के, जनरल द्विवेदी साहब के साथ, दूसरे टॉप जनरल्स के साथ बैठना है, मुलाकातें होती हैं, अक्सर आप कई सेमिनार में जाते हैं। तो कोई हिंट मिल रहा है सर जहां पर ऐसा लगे कि इंडियन आर्मी या भारत सरकार अग्निवीरों को लेकर सोच रही है कुछ, या मान के चलें कि नहीं, फैसला अड़िग है, पत्थर पर लकीर खींच दी गई है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। नहीं राजीव, देखिएगा 2026 में अपना पहला बैच बाहर निकलेगा और अग्निपथ की अग्नि परीक्षा है, अग्निवीरों का पुनर्वास। अगर जो भी बाहर निकले, चाहे वो 25% बाहर निकले, 50% बाहर निकले, 75% बाहर निकले, पर जो भी बाहर निकले उसको लगना चाहिए कि मेरे को नुकसान नहीं हुआ, मुझे जहां पर भी मैं गया मुझे फायदा ही हुआ और मुझे नौकरी मिली। सरकार ने मुझे चाहे पुलिस में दी, चाहे मुझे रेलवे में दी, चाहे मुझे बैंक में दी और इज्जत से नौकरी दी और मेरे को कोई पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैंने जो 4 साल में सीखा फौज के अंदर, उसके कारण मैं एक अच्छा इंसान बना। अगर हम इतना ही पैदा कर सकते हैं, क्योंकि फौज के अंदर जो रहेगा वो तो अच्छे ही लड़के रखेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मतलब जो बाहर जाएंगे वो, ये नहीं हम कह सकते कि वो खराब है, वो जा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, वैकेंसी नहीं होने के कारण जाएंगे। उम्मीद करते हैं, मैं ये कह सकता हूँ, उम्मीद करते हैं। ये आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस वाली तो बात थी नहीं, ये तो अब सरकार ने डिसीजन लेना है। जो आर्मी कमांडर ने करना था वो तो डिसीजन उन्होंने ले लिया होगा, इसके ऊपर ये जो भी हुआ अब जो है वो सरकार ने करना है। और सरकार भी इस बात को जानती है कि माहौल कैसा है, क्या किस तरह की परिस्थिति पूरे विश्व भर में है, अपने आस पड़ोस में क्या स्थिति है, किस प्रकार से मतलब कोई भी आदमी तैयार करते, किसी भी फौजी को तैयार करना एकदम तैयार नहीं होता, वक्त लगता है तैयार करने में। तो ये सब सरकार जानती है और सरकार जो भी डिसीजन लेगी, मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ डिसीजन अच्छा होगा और सबकी भलाई के लिए होगा। जो 50% फौज में रहेंगे या 25% जो भी फौज में रहेंगे, या 50, मेरी उम्मीद है कि 50% फौज में रहेंगे और बाकी जो बाहर जाएंगे, जो रहेंगे फौज में तो उनकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उनकी तो कोई परेशानी है ही नहीं। जो बाहर जाएंगे उनका पुनर्वास जो है वो अगर सफल होता है, और सफल होगा क्योंकि सरकार का पूरा प्रयत्न होगा इसके ऊपर कि अग्निपथ स्कीम की अग्नि परीक्षा ही है अग्निवीरों की पुनर्वास। अगर वो नहीं कर पाए तो फिर तो ये फेल ही हो जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्योंकि किसी ने नहीं, सबने ये कहना चाहिए कि भाई हम बाहर आए लेकिन हमारे को बाहर आने में फायदा हुआ। हम अगर रहते तो शायद मैं अपने परिवार के साथ नहीं रह पाता या इधर उधर जाता है, जो भी है। पर जो रहे उनको भी फायदा हुआ और जो नहीं रहे उनको भी फायदा हुआ। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस बात को सोचती है और जब भी हम लोग कहीं पर भी बातचीत करते हैं, सरकार के दिल में किसी के भी बारे में और खासकर अग्निवीरों के बारे में बहुत ज्यादा, रक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री है, बाकी भी जो भी, सब कोई ये जानता है कि इनका पुनर्वास बहुत जरूरी है। इनका रीसेटलमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और वो रीसेटलमेंट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखेंगे 2026 ज्यादा दूर नहीं है, अगले 3-4 महीने में तो पहला बैच बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार हमेशा जो भी करेगी अच्छा करेगी,
जो लड़के फौज में रहेंगे वो दिल लगा करके काम करेंगे, और जो फौज के बाहर जाएंगे वो भी उसी जोश और जुनून के साथ काम करेंगे जहां पर भी उनको लगाया जाता है, उसमें भी मुझे कोई शक नहीं। हाँ जी सर, चलिए हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि कोई जो अग्निवीर भाई आए उन्हें दर दर ना भटकना पड़े। हम तो सरकार से इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनको वहीं से जब जिस यूनिट से वो बाहर निकले वहीं से उनको मूवमेंट ऑर्डर दे दीजिए कि आपने 30 दिन की ब्रेक जर्नी काटकर बीएसएफ के हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग के लिए इस तारीख को रिपोर्ट कर देना है। और शायद इससे बेटर नहीं होगा कि तमाम सीएफबीएफ में वहीं से उनको भेज दिया जाए, क्योंकि आएंगे बाहर धक्के खाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन शुक्रिया, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, थैंक यू। आप आए और दोनों ही मुद्दों पे आपने बात रखी, दिल से शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद सर, टेक केयर, थैंक जय हिंद राजेश, जय हिंद। यू। What is our expectation from the industry? We expect a bit of nationalism and patriotism in your profit-driven endeavors. I'm given to understand, actually, the army was telling me that they've been scouting around for 5th and 6th EP procurements. Most of the people have overpromised things and they fail to deliver in that time frame. Now, this is unacceptable. Defense reforms is not a one-way street. Industry will have to be truthful about their capabilities to us. You can't leave us in a lurch. You sign a contract and you don't deliver at that particular time, it's a capability that is being lost. You have to be truthful about your indigenous capabilities. There could be security related issues. A lot of industries say, okay, this is 70% indigenous, but actually if you find out it is not. So you have to be truthful in this, because it is related to its questioning matters of security. You will have to be cost competitive. Cost competitive is not for selling to the Indian Armed Forces. You have to be cost competitive so that you can compete in the foreign market. You can't have products which are overpriced. What is our expectation from the industry? We expect a bit of nationalism and patriotism in your profit-driven endeavors. I'm given to understand, actually, the army was telling me that they've been scouting around for 5th and 6th EP procurements. Most of the people have overpromised things and they fail to deliver in that time frame. Now, this is unacceptable. Defense reforms is not a one-way street. Industry will have to be truthful about their capabilities to us. You can't leave us in a lurch. You sign a contract and you don't deliver at that particular time, it's a capability that is being lost. You have to be truthful about your indigenous capabilities. There could be security related issues. A lot of industries say, okay, this is 70% indigenous, but actually if you find out it is not. So you have to be truthful in this, because it is related to its questioning matters of security. You will have to be cost competitive. Cost competitive is not for selling to the Indian Armed Forces. You have to be cost competitive so that you can compete in the foreign market. You can't have products which are overpriced.